पार्टी के 13 निगम पार्षदों ने आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी गठन करने का फैसला किया। आपको बता दें कि दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद दिल्ली नगर निगम में भी अब बीजेपी का मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी में टूट नजर आ रही है और अब खुलकर आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर जो दिल्ली नगर निगम में नेता सदन रहे हैं मुकेश गोयल और कांग्रेस पार्टी में भी शामिल रहे और लगातार विधायक रहे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हम कई बार के विधायक रहे, निगम पार्षद रहे, मुझे नेता सदन भी बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो सलाह मशवरा है, जो पार्टी के जितने भी बड़े फैसले होते थे, अंतरिम फैसले होते थे, वो सिर्फ ऊपर से आते थे। इस बाबत अब मुकेश गोयल ने ऐलान किया है कि उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी है और आज 13 निगम पार्षदों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 20। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने वैश्विक पहल शुरू कर दी है और अब संसद के दिग्गज, सभी पार्टियों के दिग्गज दुनिया के तमाम देशों में पहुंचेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान के नापाक आतंकी हरकतों से भारत को अब तक कितना नुकसान हुआ है। दुनिया भर को मूर्ख बना रहा पाकिस्तान ने जो नैरेटिव तैयार किया है, उस नैरेटिव को खत्म करके भारत के पक्ष में मोड़ने का भारत सरकार की तरफ से भेजे जाने वाले सांसद काम करेंगे। सरकार ने 7 प्रतिनिधिमंडल तैयार किया है जो दुनिया के लगभग 35-40 देशों में जाएंगे और इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से शशि थरूर को रखा गया है जो एक प्रतिनिधिमंडल को लीड करेंगे। दूसरा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हैं जो दूसरे प्रतिनिधिमंडल के हेड होंगे। संजय कुमार झा, बैजंत पांडा, कनिमोझी करुणानिधि, श्रीमती सुप्रिया सुले और श्री एकनाथ शिंदे, ये सभी डेलीगेशन को लीड करेंगे और इन सभी डेलीगेशन में 5 सांसद होंगे जो कि सभी अलग अलग दलों के होंगे। इसके अलावा एक पूर्व विदेश सेवा के अधिकारी होंगे यहाँ को ये बताने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान अब भी स्टेट मशीनरी के तौर पे आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 20, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल आज समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर लिखा गया कि बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक अपना डीएनए अवश्य चेक कराएं। यही नहीं, पोस्ट में आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। जवाब में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखा है कि क्या यही समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, क्या यही समाजवादी पार्टी की भाषा है और क्या श्रीमती डिम्पल यादव जी इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगी? यही नहीं, ब्रजेश पाठक ने ये भी कहा कि लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन निजी और चरित्रहीन की भाषा का इस्तेमाल करना ही समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बाद अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को लेकर जिस तरह से सेना को लेकर जो बयान आ रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। एक तरफ जहां भोपाल में कांग्रेस से विधायक आरिफ मसूद ने तीनों सेना प्रमुख को सलामी देकर न सिर्फ विजय शाह के इस्तीफे की मांग की बल्कि देवड़ा पर भी एक्शन लेने के लिए यहां पर मांग की गई, सलामी दी गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और साथ में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और विजय शाह की तस्वीर रखकर प्रधानमंत्री की तस्वीर में काली पट्टी बांधकर आंखों में ताला डालकर एक तरह का विरोध दर्ज किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में महिलाओं जो है उन्होंने चूड़ी जो है जो विजय शाह है उनके पोस्टर को पहनाई और इस चूड़ी को पहनाकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। इसी तरह का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर के अलावा अलग अलग शहरों में भी हो रहा है और यही मांग उठ रही है कि आखिरकार विजय शाह का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया गया, क्यों उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और क्यों विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं और अब एक बार फिर वो 29 मई को 2 दिनों के दौरे पर बिहार आएंगे। पहले यह दौरा सिर्फ 30 मई को था जहां पे बिहार के विक्रमगंज में उनकी एक चुनावी सभा होनी थी, लेकिन अब वो 2 दिनों के लिए आएंगे। 29 मई को पटना पहुंचेंगे और पटना में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का वो उद्घाटन करेंगे और रात्रि विश्राम भी उनका पटना में होगा। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो मीटिंग भी करेंगे। वहीं 30 मई को वो बिहार के रोहतास के विक्रमगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा लगातार बिहार को मिलेगा और पहले ये दौरा 4 मई को भी होना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से वो कार्यक्रम टल गया था और जिसके बाद अब 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और 29 और 30 2 दिनों के बिहार दौरे पे रहेंगे।
यह जानकारी आर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने दी है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और इस पूरे कार्यक्रम में एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियां भी शामिल होंगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों से स्टाफ और डॉक्टर्स को निकाले जाने के बाद में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल में आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके हजारों की तादाद में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ को बेरोजगार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है और इनके पास अब नौकरी नहीं है और ये अब सड़कों पर आ गए हैं। और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जिस तरीके से रेखा सरकार ने कदम उठाया है उससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार ने कहा है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और जिसके साथ रोजगार की जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, ऐसी बरकरार रहेंगी, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इससे पहले मार्शलों को बाहर का रास्ता दिखा करके अब तक नौकरी वापस नहीं दी है, तो रेखा सरकार जो है वो ऐसे डॉक्टर और स्टाफ नर्स के साथ छलावा कर रही है। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। साल 2023 के पुणे आईसिस मॉड्यूल मामले में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 फरार आतंकियों को मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल्ला फैयाज शेख उर्फ डायपर वाला और तल्ला खान, इन दोनों के ये नाम है। ये दोनों आतंकी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में छिपे बैठे थे। ये वापस भारत लौट रहे थे तो मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन सेंटर में ये गए, तब उन्हें वहां पर रोका गया और एनआईए को खबर दी गई। एनआईए वहां पर पहुंची और एनआईए ने इनसे जांच की, तब पता चला कि ये दोनों वही फरार आतंकी है जिसे एनआईए कई दिनों से ढूंढ रही है। इन दोनों आतंकियों पर आतंकी साजिश रचने, आईडी बनाने, उसके परीक्षण करने जैसे मामले वहां पर जुड़े हुए हैं। एनआईए अब ये पता लगा रही है कि दोनों आतंकी भारत किस लिए लौटे थे, इनकी अगली मंशा क्या थी, क्या वो किसी और मामले को अंजाम देने वाले थे क्या, इन सभी चीजों पर एनआईए फिलहाल जांच कर रही है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। कश्मीर घाटी में आतंकवाद, आतंकियों और उनके मददगारों पर फोर्सेज की कार्रवाई लगातार तेजी के साथ जारी है, जिसके चलते आज कश्मीर घाटी के गांदरबल, श्रीनगर, बारामूला और बडगाम डिस्ट्रिक्ट्स में छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एसआई द्वारा ये छापेमारी हो रही है, जिसके चलते 15 से अधिक जगहों पर एक साथ फोर्सेज की टीम ने घेरा लगाने के बाद ये छापेमारी तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जिस दौरान सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, ये सभी चीजें जो है कंफिस्केट करने के बाद उनकी जांच की जा रही है। और इसी बीच यहाँ बडगाम के मध्य कश्मीर से पुलिस ने 3 लश्कर तैयबा के OGWs आतंकी के साथियों को दर दबोचा है और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से पिस्टल, ग्रेनेड और दूसरे जो दस्तावेज है वो बरामद किए गए हैं। लगातार अभी भी यहाँ घाटी के कई इलाकों में एसआई की रेड्स लगातार जारी है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24 आज हिस्सा बना है जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। आप देखिए कि कैसे ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान और ऑफिसर जो हैं इस घने जंगलों को खंगाल रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जो है उसे भी स्टार्ट किया गया है। मकसद है कि तमाम घरों में इस बात को सुनिश्चित करना कि क्या कोई आतंकियों की मौजूदगी तो नहीं है। आप देखिए कि जंगलों के बीचों बीच जितने भी घर हैं वहां पर बड़े पैमाने पे डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। जवानों की संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। आप तस्वीरों में जवानों को देखिए कि एक एक कदम जो है फूक फूक कर रख रहे हैं। मकसद यही है कि अगर आतंकियों की मौजूदगी यहाँ पर हो, उन आतंकियों का सफाया किया जाए। आप देखिए कैसे जो जितने भी जवान ऑफिसर हैं वो जब डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन को लॉन्च कर रहे हैं, कैसे जो है अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर ऑफिसर्स की ओर से इशारा उन्हें किया जा रहा है कि कैसे आपने इन घरों को चारों तरफ से घेरना है। उसके बाद जब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि यहाँ पर किसी तरह की कोई भी आतंकी गतिविधि नहीं है, कोई आतंकी मौजूद नहीं है, कोई संदिग्ध मौजूद नहीं है, उसके बाद ये जो जवान है ये आगे की ओर बढ़ेंगे।
कई किलोमीटर का सफर जवान जो है इसी तरह से तय करेंगे। आप देखिए जवानों में तमाम जितने भी जवान हैं वो लेट चुके हैं और मकसद है कि एक एक करके आगे बढ़ना। जवान जो है जब आगे बढ़ते हैं दूसरे जवान को इशारा कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हमने इसको कॉर्डन कर लिया है। तस्वीरों में आप देखिए कि बेहद घना जंगल और घने जंगलों के बीचों बीच जो घर बने हैं उनमें बड़े पैमाने पर जो है डोर टू डोर सर्च की जा रही है। कैमरामैन श्याम के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 सांबा। यूपी के संभल हिंसा मामले में 50 आरोपियों पर आरोप तय, कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज की। दरअसल संभल के विवादित स्थल 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मस्जिद में चल रहे सर्वे के दौरान हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने पुलिस व लोगों पर पथराव व फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं उग्र भीड़ ने गाड़ियों को फूंक दिया। पुलिस ने सदर की गिरफ्तारी से पहले 3 महिलाओं सहित कुल 84 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल भेजा है। इसमें मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट भी शामिल हैं। मामले में कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश SC/ST एक्ट कोर्ट ने न्यायाधीश ने 50 अभियुक्तों पर आरोप तय किए हैं और बहस के बाद उनके प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किए। उनका तर्क था कि उनके मुवक्किल नामजद नहीं थे और हिंसा में शामिल नहीं थे। यहाँ आपको ये भी बता दें, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि 50 अभियुक्तों पर लगाए गए आरोपों के अनुसार कोर्ट ने आरोप तय किए गए हैं, पुख्ता साक्ष्य हैं, सबूत हैं। इन अभियुक्तों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखलाया कि उसने भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, लेकिन सेना और BSF के जवानों ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया। नियंत्रण रेखा में पाकिस्तान की कई पोस्टों को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के जवानों ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड, पाकिस्तान की पोस्टों को मट्टी में मिला दिया। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। यहाँ पर इस जगह से पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकियों को टारगेट किया जा रहा था, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन आप देखिए कि कैसे हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों पर पानी फेरा और पाकिस्तान की पोस्टों को, पाकिस्तान के टावर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। जो गोले यहाँ जिंदा बचे हैं उन्हें बम निरोधक दस्ते की ओर से लगातार निष्क्रिय किया जा रहा है। यानी सेना और BSF के जवानों ने पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों को न केवल विफल किया बल्कि दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब भी दिया। कैमरामैन श्याम के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। राजस्थान में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। राजस्थान के कई जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। खास तौर पर यदि बात की जाए तो श्रीगंगानगर, चूरू, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर ये ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी का असर अब नज़र आने लगा है, लोगों को परेशान करने लगा है। हालांकि प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, उनके लिए सिग्नलों पर छाए की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में अभी गर्मी का जो पारा है, सितम है, वह और भी बढ़ेगा। यानी कि लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ेगी, दिन और रात के तापमान में भी लगातार वृद्धि होती नजर आएगी। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वे तेज धूप में अपने घरों से बाहर ना निकलें, सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल तो यही देखना होगा कि गर्मी का ये जो प्रचंड तापमान है और कितना डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ता है, क्योंकि करीब 46 डिग्री सेल्सियस तक तो यह पहुंच ही चुका है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेव को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश में लोगों को अगले 2 से 3 दिन भीषण गर्मी का सामना करना होगा। मौसम विभाग ने यूपी के 13 जिलों में 16 मई को हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 29 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी आज प्रयागराज, बांदा में तापमान 45 डिग्री के पार जाने की आशंका जताई है। बीते कल प्रयागराज में 44.4 डिग्री, सुल्तानपुर और आगरा में 43.6 डिग्री, वाराणसी में 43.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। गोरखपुर, अमेठी, लखनऊ, बहराइच समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से न निकले। अगर बहुत जरूरी काम हो तो सर ढक कर और घर से पानी पीकर निकले। यहाँ आपको ये भी बता दें, हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों की विशेष ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके साथ ही अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।
महाराष्ट्र में 21 और 22 मई को मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इस बीच पिछले 10 दिनों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश के कारण किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, इसके अलावा विदर्भ में हुआ है। 4 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, जिसमें बुल्ढाना, वाशिम, नांदेड़ और नासिक है। नासिक में प्याज किसानों का नुकसान हुआ है, तो वहीं वाशिम जिले में जो एक मंडी है किसानों की, उसमें बहुत सारी फसल रखी हुई थी, तैयार फसल रखी हुई थी, वो पूरी तरह से भीग गई है, जिसमें चना, मूंग और मूंगफली शामिल है। एक मूंगफली किसान का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पानी की तेज धारा में उसकी मूंगफली, रखी हुई मूंगफली बह रही है, जिसे बचाने के लिए वो कभी बैठता है तो कभी लेट जाता है। कुल मिलाकर किसानों का बेमौसम बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच आज मुंबई में भी मौसम सुहाना हुआ है। मुंबई में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके कारण मौसम सुहाना हो गया है। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। चंद्रपुर के ताडोबा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आने वाले गांव और बस्तियों में एक प्रकार का आतंक फैला हुआ है। यह आतंक है एक बाघ और बाघिन का। 11 मई को 3 महिलाएं तेंदुपत्ता इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई। वहां पर बाघिन ने इन 3 महिलाओं पर हमला किया और मौके पर ही इन महिलाओं की मौत हुई। इसके बाद वन विभाग जागा और वन विभाग ने ट्रैकिंग और लाइव कैमरे के जरिए बाघिन को वहां पर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद हमले रुके नहीं और 3 महिलाओं की पिछले 3 दिनों में वहां पर मौत हुई है। वन विभाग का कहना है बाघिन को तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन एक बाघ अभी भी जंगल में घूम रहा है। फिलहाल वहां पर जंगल में पूरी निगरानी चल रही है। लाइव कैमरे और ट्रैकिंग कैमरे के जरिए वन विभाग के कर्मचारी उस बाघ को पकड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों में दहशत का काफी ज्यादा माहौल है। वहां के लोग तेंदुपत्ता इकट्ठा करके अपना रोज की कमाई वहां पर करते हैं, लेकिन बाघ और बाघिन की दहशत से लोग काफी ज्यादा वहां पर सदमे में हैं। कैमरामैन राजेंद्र खाती के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई।